बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी ऐच्छिक विषय का एक चैप्टर जिसका नाम है गूंगे। इसको लिखा है रांगेय राघव ने। क्योंकि आपके सिलेबस में लेखक का जीवन और साहित्यिक परिचय नहीं है, इसलिए लेखक पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ध्यान रखने योग्य बातें जो इस कहानी में हैं उनको हम देखेंगे जल्दी से। कहानी के लेखक जैसा मैंने आपको बताया रांगेय राघव हैं। कहानी की भाषा बिल्कुल सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। समाज के शोषित वर्ग का चित्रण है। समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको असमानता का सामना करना पड़ता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें अपने अधिकार नहीं मिलते। ऐसे वर्ग में एक वर्ग है दिव्यांगजनों का, जो लोग सामान्य से अलग हट करके हैं, तो उनके साथ समाज में कई बार सहानुभूति भरा व्यवहार तो होता है, लेकिन उनके साथ समानता भरा व्यवहार नहीं होता। तो वो शोषित वर्ग है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। लेखक की कहानियाँ जो हैं कई बार शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। इसमें जो बताया गया है कि दिव्यांग है लेकिन वो भीख नहीं मांगता, उसके अंदर आत्मसम्मान है, स्वाभिमान भरा हुआ है। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। लेखक की कहानियाँ जो हैं अक्सर ऐसी होती हैं जिसमें शोषण से मुक्ति का मार्ग बताया जाता है। दिव्यांगों के प्रति हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, ये भी एक इस कहानी का मुख्य कॉन्सेप्ट है। समाज का सामान्य व्यक्ति भी संवेदनहीन है। कहानी के एंड में जाकर के हमें पता लगेगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी दिव्यांगों की तरह कई बार संवेदनहीन होता है। वो किन किन सिचुएशन में है, कहानी पढ़ने के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। सीधे चलते हैं कहानी की ओर। कहानी को मैंने सरल भाषा में अपने शब्दों में लिख दिया है, संक्षेप में। इस वीडियो के बाद आप अपने बुक में से ये पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लेंगे तो सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है एक गूंगे किशोर की। किशोर उसका नाम नहीं है, किशोरावस्था वाला बच्चा है, एक टीनेजर बच्चा है, लेकिन वो गूंगा है, जन्म से बहरा और गूंगा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है इस कहानी में उसके बारे में, कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसकी माँ जो है उसको छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है। गूंगा जो है अपनी बुआ और फूफा के साथ रहता है। बुआ और फूफा जो है उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। फूफा उसको बहुत ज़्यादा मारते थे, बात बात पर डांटते थे, तो उसको बुरा लगता था। एक दिन क्या किया उसने, अपना घर छोड़ करके वो भाग गया बाहर, कहीं मेहनत मजदूरी करके वो अपना पेट भरता है। लेकिन बुआ फूफा के साथ अब वो नहीं रहता, क्योंकि वहाँ रहना उसके लिए ज़्यादा कष्टदायक था। फूफा उससे पल्लेदारी कराना चाहते थे। पल्लेदारी कहते हैं मार्केट में, मंडियों में कमर पे, पीठ पे सामान ढो करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, बोरिया बोरिया पीठ पर लाद करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, इसको कहते हैं पल्लेदारी। तो उसका फूफा उसको अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता था और पल्लेदारी कराना चाहता था, इसलिए वो जो है एक दिन घर छोड़ के भाग जाता है। ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कहानी शुरू होने से पहले, कि भाई उसके साथ उसके बचपन में क्या क्या घटित हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत जैसे ही होती है, क्योंकि गूंगा किशोर तो हमारी कहानी का नायक है, लेकिन एक और मुख्य पात्र इस कहानी में है जिसका नाम है चमेली। कहानी की शुरुआत में ही चमेली का परिचय दिया जाता है। चमेली के 2 बच्चे हैं, उसकी बेटी का नाम शकुंतला है और उसके बेटे का नाम बसंता है। चमेली जैसे ही गूंगे को देखती है, चमेली के मन में गूंगे के प्रति बहुत ममता उमड़ पड़ती है। ममता आप कह लीजिए, करुणा इसको कह लीजिए, या फिर सहानुभूति। उसकी अवस्था देख करके कि वो बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है, लेकिन उसके गले से बिल्कुल पशुओं जैसी आवाज़ें निकल पाती हैं और वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। तो जैसे ही चमेली उसको देखती है, उसके मन में ममता उमड़ आती है, वह अपने बच्चों के साथ गूंगे को अपने घर ले आती है। हालांकि गांव की औरतें उसे मना करती है। उनके सोच में ये बातें होती हैं कि इसके बारे में पता नहीं है, कौन है, कहाँ से आया है, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, क्या इसके बचपन में हुआ है, कोई गलत आदतें, चोरी वगैरह की तो इसके अंदर नहीं है। इन सब चीज़ों का नहीं पता है, लेकिन फिर भी चमेली उसको घर ले जा रही है। तो गाँव की औरतें उससे मना करती हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की हो सकता था, लेकिन चमेली उससे अपने साथ घर ले आती है। गूंगे के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस कहानी में। गूंगा जो है शारीरिक रूप से बलवान है, देखने में ठीक ठाक है, लेकिन बचपन में गला साफ करते समय गलती से किसी ने उसका काकल काट दिया था। गले में जो वोकल कॉर्ड है, स्वर यंत्र है, जहाँ से आवाज़ें निकलती हैं, तो गले में एक संरचना होती है जिसको हम काकल या कोआ कहते हैं। उससे टकराकर जब हवा बाहर निकलती है तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो बचपन में किसी ने उसका काकल काट दिया था, जिसका खामियाजा उसको सारी उम्र भुगतना पड़ा, इस तरीके से कि वो अपने मन की बात भी किसी को नहीं कह सकता था। अपनी बातें जो है गूंगा इशारे में समझाता है और दूसरों की बातें भी इशारे में ही समझता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये ही एक चारा था समाज में रहने का और एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का। चमेली उसे अपने घर ले आती है, तो जो अपने बारे में वो थोड़ा बहुत और बताता है, उसमें यह है कि उसने कभी भी भीख नहीं मांगी। वो दुकानों पर छोटा मोटा काम करके अपने पेट भरता है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता।
अब चमेली जो है गूंगे को अपने घर छोटे मोटे काम करने के लिए ले आती है। वो उसको कहती है कि अब थोड़ा बहुत घर का काम करना है तुझे, और जो है 2 समय तुम्हें भोजन मिलेगा। लेकिन गूंगा जो है उंगलियों के इशारे से 4 का इशारा करता है कि उसको 4 रुपये भी चाहिए तनख्वाह के लिए। तो चमेली एग्री हो जाती है और 4 रुपये तनख्वाह और 2 वक्त के भोजन पर वो उसके घर रहने लगता है, घर के कामकाज के लिए। कुछ दिन गूंगा अच्छे से काम करता है। चमेली के मन में भी उसके लिए बहुत दया थी, ममता थी, तो वो अपने बच्चों के जैसे ही उसको ट्रीट करती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, गूंगा घर से भाग जाता है। जब चमेली को पता लगता है कि गूंगा घर से भाग गया तो उसे बड़ा दुख होता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि एक ऐसे अनाथ बच्चे को जो गलियों में घूम रहा था वो उठा करके अपने घर लेकर आई है, और घर लेके आने के बाद उसने अच्छे से ट्रीट किया अपने बच्चों जैसा प्यार उसको दिया। फिर भी ऐसी क्या कमी थी, क्या ऐसी बात थी कि वो घर छोड़कर भाग गया। तो इस दुख में, घृणा में बड़बड़ाने लगती है कि नाली का कीड़ा था, उसको छत दी लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, जहाँ डिज़र्व करता है वहीं चला गया। इस तरीके से वो अपने मन की भड़ास निकालने लगती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, चमेली ने देखा रात के समय उसको एक घर के बाहर छाया दिखाई पड़ती है। तो वो जैसे ही बाहर आती है तो वो गूंगा होता है। चमेली को बड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि घर छोड़कर भाग गया था बिना बताए, इतने अच्छे से ट्रीट करने के बाद भी। तो चमेली क्या करती है, गुस्से में होती है, लेकिन जैसे ही गूंगा इशारा करता है कि उसे बहुत भूख लगी है और उसे भोजन चाहिए, उसका मन जो है दोबारा से पिघल जाता है। लेकिन क्योंकि गुस्सा था अभी तक, तो वो रोटियां ले तो आती है, लेकिन रोटियां उसको देने की बजाय उसके सामने फेंक देती है। तो जैसे ही उसने रोटियां फेंकी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले, गूंगा बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था, बहुत आत्मसम्मान था उसके अंदर, कि वो जो है फेंकी हुई चीज़ों को या भिक्षा की चीज़ों को नहीं लेता था। तो उसको जो है वो अपना अपमान लगा, बहुत भीख जैसी लगी वो रोटियां, तो उसने नहीं उठाई। कुछ समय ऐसे बीता, दोनों एक दूसरे के तरफ पीठ करके खड़े रहे, ना कोई आपस में बोला, ना गूंगे ने रोटियां उठाई। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, गूंगे को जो है कुछ याद आता है, कुछ समझ आता है कि उसकी मालकिन जो है कितनी दयालु है, कि कितनी ममता उसके ऊपर उड़ेलती है, कितने अच्छे से उसको ट्रीट करती है। तो ये सारी बातें याद करके वो रोटियां उठा लेता है और खा लेता है। इसके बाद दोनों में फिर से एक तरीके से मौखिक सुलह हो जाती है और वो फिर से उस घर में अच्छे से रहने लगता है। लेकिन इसके बाद क्या था, ये रूटीन बन गया। कुछ दिन वो रहता आराम से, घर के सारे काम करता, खुशी खुशी रहता, लेकिन फिर वो भाग जाता, फिर वापस आ जाता, फिर भाग जाता। कहानी में ये स्पष्ट नहीं है कि वो भागकर कहाँ जाता था, क्या करता था, लेकिन ये उसकी आदत बन गई, ऐसा उसका नॉर्मल रूटीन बन गया कि कुछ दिन रहना है फिर भाग जाना है। आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। एक घटना बताई गई है कि एक दिन क्या हुआ, बसंता और गूंगे में किसी बात पर टकराव हो जाता है। बसंता, जैसे मैंने बताया, चमेली का बेटा है। चमेली के बेटे में और गूंगे में किसी बात पर टकराव हो जाता है, दोनों चिल्लाने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि चमेली जो है खाना बना रही होती है, उसको भाग करके दोनों के बीच बिचाव के लिए आना पड़ता है। जब चमेली बीच बिचाव के लिए आती है, क्योंकि गूंगा नहीं बोल सकता, गूंगे के बोलने से पहले ही बसंता बोल पड़ता है कि उसने उसको मारने की कोशिश की। गूंगे ने उसके ऊपर हाथ उठाया, मारने की कोशिश की। चमेली को बड़ा गुस्सा आता है कि अब इसको एक नौकर की तरह से रख रखा है। हालांकि बहुत ममता दिखाती है, बहुत दया उसके ऊपर दिखाती है, लेकिन है तो वो एक नौकर जैसा ही, कि नौकर के तरीके से इसको रख रखा है। लेकिन अपने खुद के बेटे पर जब उसने हाथ उठाया तो उसको अच्छा नहीं लगा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो चमेली जो है गूंगे का पक्ष नहीं सुनती, केवल अपने बेटे के ऊपर हाथ उठाया, अपने बेटे के ऊपर उसको लगा कि अन्याय हुआ है, तो बिना गूंगे का पक्ष सुने गूंगे को डांटने लगती है और गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाती है। गूंगा क्योंकि गलती में नहीं था, उसने कोई गलती नहीं करी थी, इसलिए गूंगा जो है चमेली का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही अब गूंगे ने चमेली का हाथ पकड़ा, चमेली को अपनी गलती का एहसास हो गया। भाई, गलती खुद के बेटे से भी हो सकती है। अपने बेटे के मोह में आकर उसने ये सोचा ही नहीं कि बसंता भी गलती कर सकता है। उसे बस ये इस बात से उसकी ईगो बड़ी हर्ट हुई कि ये एक नौकर है, इसको इतने अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, फिर भी इसने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया। जब बात आई कि अपना अपना है, पराया पराया, एक इसमें पंक्ति भी आई है कि बसंता बसंता है और गूंगा गूंगा है, यानी बसंता अपना बेटा है, गूंगा फिर भी पराया है। जब ये ऐसी वाली बात आई तो हालांकि चमेली को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, क्योंकि उसने अपने बेटे की प्यार की वजह से अपने बेटे का पक्ष लिया था, उसने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि गूंगा शक्तिशाली था, शरीर में जैसे हमने पढ़ा बलवान था, लेकिन वो उल्टा हाथ उठा सकता था, लेकिन उसने उल्टा हाथ नहीं उठाया। जब उसने उल्टा हाथ नहीं उठाया तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, यही रीज़न हो सकता है हमें जो समझ आया कि चमेली ने उसको इतना अच्छे से ट्रीट किया, चमेली उसको अपने बेटे की तरह रखती है, इसलिए जो है गूंगे ने उसकी ममता के चलते ऐसा नहीं किया। तो जब ये घटना हुई, चमेली को अपनी गलती का एहसास हुआ कि गलती बसंता की थी, लेकिन फिर भी उसने बसंता का पक्ष लिया। तो ये बात मन ही मन उसने सोची, हालांकि गूंगे को ही उसने डांटा। फिर बाद में जो है उसको अपनी गलती का
एहसास हुआ, अपनी गलती पर क्षोभ भी हुआ। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। एक अन्य दिन की घटना बताई जाती है कि किसी एक और अन्य दिन चमेली आती है बड़ी गुस्से में, डांटती हुई। घर से कुछ चोरी हो गया था तो सीधा चोरी का इल्ज़ाम जो उसने गूंगे पर लगाया। गूंगे से पूछती है कि क्या तुमने चोरी की है, और उसको भला बुरा दोबारा से कहने लगती है, डांटने लगती है। हालांकि इसमें ये बात वो भूल जाती है कि गूंगा जो है बोल तो सकता नहीं, वो साथ ही साथ सुन भी नहीं सकता। लेकिन क्योंकि मालकिन बड़ी गुस्से में थी, बोले जा रही थी, उसके चेहरे की भाव भंगिमा देखकर गूंगे को समझ आ जाता है कि कुछ ज़रूर गलत हुआ है, कुछ ज़रूर गड़बड़ है। मालकिन गुस्सा है। गूंगा सुन नहीं सकता लेकिन इशारों से समझ आता है कि वो गुस्सा है। और जब वो बार बार उसको घर छोड़ने का इशारा कर रही थी, हाथ पकड़ कर उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया, तो वो घर छोड़ के चला गया। अपने साथ हुए व्यवहार से दुखी था क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। चुपचाप देखता रहा वो कि उसके साथ क्या हो रहा है। अपने साथ हुए व्यवहार से वो पहले से ही दुखी था, लेकिन जैसे ही वो घर छोड़कर निकला, गांव के कुछ लड़के जो है उसको घेर लेते हैं, उसको मारने पीटने की कोशिश करते हैं। गांव के लड़कों से वो दबना नहीं चाहता था। दबना किस लिए नहीं चाहता था? गांव के लड़के उसको क्यों दबाना चाहते थे? क्योंकि वो गूंगा था, क्योंकि वो उनसे किसी चीज़ में कम था, इसलिए वो उसको दबाना चाहते थे। लेकिन गूंगा नहीं दबना चाहता था क्योंकि वो उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता था, ना बोल पाने को। इसलिए वो उनका विरोध करता है, क्योंकि शारीरिक रूप से वो सक्षम था। बदले में उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, कोई पत्थर वत्थर उसके सर पर लगता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। तो वापस वो भाग करके आता है चमेली के दरवाजे पर, बिल्कुल किसी पशु की भांति इतने दर्द भरी आवाज़ में वो चिल्ला रहा होता है। और हमारी कहानी जो है यहाँ समाप्त होती है। तो इस कहानी में क्या कहने की कोशिश की है लेखक ने, ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। लेखक ने गूंगे के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि हमें ऐसे लोगों के प्रति मानवीय संवेदना दिखानी चाहिए। अब मानवीय संवेदना सभी लोग दिखाते हैं दिव्यांगों के प्रति, लेकिन उन्हें हमारी केवल सहानुभूति नहीं चाहिए, उन्हें हमारी केवल दया नहीं चाहिए, उन्हें समानता का व्यवहार चाहिए, उन्हें अपने अधिकार चाहिए। यद्यपि उनको जो है ईश्वर ने हमसे अलग बनाया है, सामान्य व्यक्तियों से अलग बनाया है, उनके अंदर कुछ अलग से विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं के आधार पर वो संवेदना उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल हम उनको दया दिखाएं, केवल हम उनके साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करें और उनके साथ समानता भरा व्यवहार ना करें। जहाँ दया दिखाने वाली बात आई, सहानुभूति दिखाने वाली बात आई, वहाँ ये हो गया कि हमने अगर उनको सहानुभूति दिखाई है तो हम समझने लगते हैं कई बार कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है, उनका भी खुद का अस्तित्व है और उन्हें समानता का व्यवहार चाहिए, साथ साथ अपना अधिकार भी चाहिए। कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है जो लेखक ने एंड में जाकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कहानी का ये अर्थ ये भी निकलता है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने अंदर बहुत सारी भावनाएं छिपाए रखता है। यानी कि हर व्यक्ति अपने मन के अंदर बहुत सारी बातें छिपा कर रखता है, बहुत सारी भावनाएं उसके मन में छिपी होती हैं, बार बार उनको समय समय पर अभिव्यक्त करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियों के कारण वो उनको अभिव्यक्त नहीं कर पाता। समाज में कहीं अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, असमानता का व्यवहार हो रहा है, जहाँ चाहिए कि एक आम आदमी को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ वो आम आदमी अपनी आवाज़ ना उठा करके वो कुछ सोच करके मन ही मन चुप रह जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भी लेखक ने गूंगे कहा है कि जब ज़रूरत पड़ने पर हम नहीं बोल पाते, अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रख पाते, तो भी हम गूंगे हैं। यदि हम सही का साथ ना दें और गलत का विरोध ना करें, गलत को गलत ना कहने की हमारे अंदर हिम्मत ना हो और सही को सही कहने की हिम्मत हमारे अंदर ना हो, तो भी हम एक तरीके से गूंगे हैं। ये कहानी में भाव छिपा हुआ है। तो ये कहानी मैंने आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद आप एक बार अपना चैप्टर डिटेल में पढ़ लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। जो भी कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा उसको हम क्वेश्चन आंसर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे।